हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यूनिट 3 में जो हमारा मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस चैप्टर है उसमें अगला हमारा टॉपिक है टेलर्ड हॉब्सन टेली सर्फ। ठीक है, ये इस तरह भी लिखा होता है, सिंपल सिर्फ ऐसे करके टेली सर्फ करके। तो इसको भी आप यही समझेंगे कि किस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ रहा है। ये इसके पहले हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था टॉमलिंसन सरफेस मीटर। अब ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है टेलर हॉब्सन टेली सर्फ। तो इससे भी हम सरफेस रफनेस मेज़र करते हैं। तो भाई अगर हमको सरफेस रफनेस मेज़र करनी है तो इसमें भी क्या होगा, एक स्टाइलस होगा। स्टाइलस को हम सर्टन मैकेनिज़्म से कनेक्ट किए रहेंगे और स्टाइलस के मूवमेंट के कारण वो मैकेनिज़्म में भी कुछ चेंज आएगा और उस मैकेनिज़्म में चेंज के कारण सर्टेन हमको कुछ रीडिंग मिल जाएगी, उसके हिसाब से हम रफनेस अपना मेज़र कर लेंगे। तो इसमें देखते हैं कि भाई स्टाइलस से क्या चीज़ कनेक्ट हुई है, कैसे मोशन हो रहा है, कैसे मेज़रमेंट हो रही है, इसमें यही देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इस जो टेलर हॉब्सन है ये इलेक्ट्रॉनिक सरफेस रफनेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, मतलब करंट किस ऑर्डर की होगी, इसमें करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है। ठीक है, और ये एक प्रिंसिपल होता है करियर मॉड्यूलेटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, मॉड्यूलेशन ये होता है कि जो भी हमको करंट मिल रही है, एसी करंट कैसी होती है, साइनोसॉइडल टाइप की होती है, साइन वेव की तरह होती है। तो उसको हमको अगर मिली एम्पियर ऑर्डर की करंट आ रही है तो बहुत छोटी है, यानी कि जो भी हमको उसके माध्यम से डेटा मिल रहा है उसको रीड कर पाना बहुत मुश्किल है। तो उसको हमको क्या करनी पड़ेगी, एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही एम्पलीफाई करने के लिए जो भी हम अपना अलग से सर्किट यूज़ करते हैं उसको हम वो सब ये इसमें आएगा करियर मॉड्यूलेटिंग प्रिंसिपल में। अभी आगे इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा मैंने पॉइंट लिख दिया है, आप देखेंगे। इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है ई शेप का सॉफ्ट आयरन हेड होता है, उसमें एक आर्मेचर लगा होता है उस पर, और आर्मेचर से स्टाइलस कनेक्ट होता है, और एक सिलेंड्रिकल स्किड होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कि भाई क्या क्या कंपोनेंट है। कहाँ गया, हाँ, तो देखिए ये आपका क्या है, स्टाइलस है। ये जो ई शेप का है ये ई शेप का है, ई शेप का आयरन हेड है, सॉफ्ट आयरन हेड है। ठीक है, सेंट्रल वाले पे क्या है, एक इस पे आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, और इसके एक पार्ट पे एक प्राइमरी कॉइल रहेगी और एक सेकेंडरी कॉइल रहेगी। और हम ये जानते हैं, इंडक्शन या प्रेरण जानते हैं कि अगर किसी प्राइमरी कॉइल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसके चारों तरफ एक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जिसके कारण जो हमारी दूसरी वाली कॉइल है उसमें भी क्या होगी, करंट फ्लो करने लगती है, और इसको हम प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल है वो भी यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो आर्मेचर है ये एक स्टाइलस से कनेक्ट होता है, ये स्टाइलस, ठीक है, ये है। अब ये स्टाइलस ही क्या करेगा, सरफेस पे, जिस सरफेस की रफनेस हमको मेज़र करनी है, इसको क्या करेगा, इस पे कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, और ये इसका ये स्किड है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये एयर गैप है। ठीक है, ये एयर गैप है, और इसका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, हम आगे देखते हैं कैसे क्या है। तो इसके मेन पार्ट हमने देख लिए कि भाई ई शेप स्टाइलस, ई शेप आयरन हेड ये हो गया, इससे लगा हुआ आर्मेचर ये हो गया। आर्मेचर किससे कनेक्टेड है हमारा, ये स्टाइलस से, और स्टाइलस से ही पास में क्या है, स्किड है। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो ई शेप का हमारा क्या है, आयरन हेड है। ठीक है, उस पर 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारा आर्मेचर है और एक क्या है, कॉइल है। आर्मेचर किससे कनेक्टेड होगा, स्टाइलस से, और कॉइल के पास क्या होगा, कॉइल से मतलब कॉइल के फंक्शन के लिए जो यहाँ पे मेन चीज़ है वो एयर गैप है। यहाँ पे एयर गैप में वेरिएशन होता है, अभी हम इसके वर्किंग में देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है, देखो क्या होगा वर्किंग में कि जब भी हमारा जो स्टाइलस सरफेस से कांटेक्ट में है, तो सरफेस तो हमारी रफ़ है, तो जैसे जैसे स्टाइलस हॉरिजॉन्टल में आगे की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे क्या होगा, वो अप एंड डाउन मोशन करेगा सरफेस के रफनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि
स्टाइलस का मोशन कैसा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे जब ये स्टाइलस आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, एक सेकेंड, ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि ये स्टाइलस वर्टिकल में अप एंड डाउन मोशन भी करेगा। अब इसके मोशन के कारण ये जो आर्मेचर है ये भी तो अप एंड डाउन मोशन करेगा। तो अभी हम मान लो अभी डाउन में ले रहे हैं तो ये भी डाउन आएगा। तो इसमें क्या होगा कि एक साइड क्या होगी, अगर हमारा स्टाइलस मान लो नीचे गया है तो ये जो हमारा आर्मेचर है ये भी डाउन जाएगा, और जब ये डाउन जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, एक कुछ ये ऐसा शेप का हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछे टाइप का, ये ई ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एयर गैप है ये तो कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है जो एयर गैप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो कुंडली है और यहाँ पे जो कुंडली है, ठीक है, इनके इम्पीडेंस यानी प्रेरकत्व में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। और ये चेंज किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस स्टाइलस के मोशन के प्रोपोर्शनल होगा। कितना ये अप में गया है, वर्टिकल में कितना नीचे गया है, या वर्टिकल में कितना ऊपर गया है। ठीक है, तो उसके कारण ये एयर गैप बदलेगा, एयर गैप बदलेगा तो इसका इम्पीडेंस या प्रेरकत्व तो बदलेगा। अब इसके इम्पीडेंस के इसके बदलने के कारण जो भी कॉइल में करंट, एसी करंट जनरेट हो रही होगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, बढ़ेगी घटेगी। और उसको हम अगर मेज़र कर लें तो फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी रफनेस इस सरफेस की है। ठीक है, तो ये इसका अल्टीमेट वर्किंग है कि भाई कैसे है। तो यही मैंने थोड़ा सा ऐसा डायग्राम करके बना दिया है कि आपको याद रहे कि स्टाइलस का मूवमेंट होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, उससे क्या होगा, जो एयर गैप है कॉइल का वो भी क्या होगा, चेंज होगा। उसके चेंज होने से क्या होगा, जो हमारा इम्पीडेंस है कुंडलियों में वो भी क्या होगा, चेंज होगा। और इम्पीडेंस चेंज होगा तो जो एसी करंट होगी सेकेंडरी कॉइल में वो भी क्या होगी, चेंज होगी। उसकी वैल्यू को हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो बहुत कोर पॉइंट है वो यही है कि स्टाइलस के विस्थापन से कॉइल का प्रेरकत्व क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो जब प्रेरकत्व चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में हमको एसी करंट मिल गई, लेकिन वो करंट क्या है, मिली एम्पियर ऑर्डर की है, 10⁻³ ऑर्डर की है। तो उतनी छोटी करंट को हमको रीड कर पाना बहुत पॉसिबल नहीं होता, उसके बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वेव आ रही होगी, मान लो अगर कोई एसी करंट है तो ऐसा कुछ वेव आएगा, इसका ऐसा ही वेव आएगा। अब ये बहुत छोटा है, मिली एम्पियर ऑर्डर का है, तो हम इसको क्या करें, सिंपल इसको अगर मॉड्यूलेट कर लें, एक सेकंड, मॉड्यूलेट कर लें, बड़ी फॉर्म में इसको कन्वर्ट अगर कर लें तो फिर क्या होगा, उस पर जो भी डेटा है रफनेस का वो हमको रीड करना आसान हो जाएगा। तो यही है कि जो हमारे छोटे फॉर्म की करंट है, एसी करंट, उसके फॉर्म को बदलना, एम्पलीफाई करने को ही क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैरियर मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखो सेकेंडरी कॉइल से जो हमको मिली एम्पियर ऑर्डर की विद्युत धारा मिलेगी उसको हम क्या करेंगे, उसको फिर ये हम सर्किट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद आ रहा होगा, व्हीट स्टोन टाइप का एक डायग्राम टाइप का लग रहा है। ये हमारा क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस है, ये दोनों वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे एक एम्पलीफायर जुड़ा है। एम्पलीफायर क्या करेगा, जो वेव आ रही है एसी करंट की वेव, उसके एम्पलीट्यूड को क्या कर देगा, उसके एम्पलीट्यूड में चेंज हम ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको। डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, जो भी उस करंट में डेटा है उसको फिर से क्या कर लेगा, डिकोड कर लेगा, मतलब इस फॉर्म में चेंज कर लेगा कि हम उसको रीड कर सकते हैं जो भी सरफेस रफनेस का डेटा आ रहा है। अभी डीमॉड्यूलेटर के हिसाब से यहाँ पे जो एवरेज मीटर लगा हुआ है, औसत मापी, ये कुछ यहाँ पे स्केल पे रीडिंग देगा। ठीक है, और इसी के हिसाब से ये पेन रिकॉर्डर क्या देगा, एक हमको ऐसा कर्व बना के देता जाएगा, जैसे जैसे हमारा जो स्टाइलस है उसका अप एंड डाउन में मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये इसका फर्दर
करंट का कैसे मॉड्यूलेशन होगा और कैसे हम उसको डिकोड करेंगे, जो भी उसमें सरफेस रफनेस के रिगार्डिंग डेटा है, वो एक बेसिक सा ये मैंने आपको बता दिया। ये प्रिंसिपल ऑफ करियर मॉड्यूलेशन है, ठीक है। और तो ये हो गया हमारा टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ। ये तो यहाँ पे इंडिकेटिव दे दिया है, और हम ग्रुप में क्या करेंगे कि जो इसका आपको जैसे लिखना है वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ पीडीएफ, तो उससे लेके अपने नोट्स में आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और इससे आपको समझा ही दिया कैसे क्या काम कर रहा है। कुछ दिक्कत होगी तो वही टेलीग्राम में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।